वेलकम। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कब, कहां और कैसे। हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये पढ़ लोगे तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर साथ साथ में चैप्टर पढ़ा है तो क्विकली रिवाइज करने में आपको ये बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो आओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब सबसे पहला पार्ट जो है इसमें वो था जहां पर हमने देखा हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। हम क्या देखते हैं कि हिस्टोरियंस ने जनरली हिस्ट्री को डेट्स के बारे में बना दिया था, और उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि हिस्ट्री में कैसे चेंजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या क्या एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पर इवेंचुअली अगर हम लोग देखें तो हिस्टोरियंस किन किन चीज़ों के बारे में लिखते थे? अबाउट ईयर्स जिसमें थ्रोन्स चेंज हुए, अबाउट कब कौन से राजा के साथ क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुआ करती थी। हम डेट्स क्यों स्टडी करते हैं? तो यहाँ पर हमने बात की थी दो स्टाइल्स ऑफ रिकॉर्डिंग के बेसिस पर। सबसे पहली चीज थी डेट्स को जब हम लोग स्पेसिफाई करते हैं तो एक तरीका ये हो सकता है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का, और दूसरा हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका हो सकता है इवेंट्स के बेसिस पर क्या एक पॉइंट पर ये दोनों मिक्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग क्यों डेट्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि वो हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में बताती हैं, यानी कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, ये डेट्स के हिसाब से हमें पता चल जाता है। दूसरी चीज है सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पर दोनों तरीके हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस की तरह आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हम लोगों ने पढ़ा था हमारी एक पिक्चर के नीचे। तो एक बार फटाफट से इस चीज को ऐसे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हिस्ट्री में सब कुछ डेट्स होती हैं? यस एंड नो बोथ। यस क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर इवेंट याद रखना है, जैसे कि कोई वॉर या फिर कब सक्सेशन हुआ थ्रोन का या फिर डेथ का, तब डेट्स इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। नो इसीलिए क्योंकि हर चीज लिंक्ड नहीं होती डेट से। जैसे वो पीरियड ऑफ टाइम जब हमारे इंडिया में चाय पीना लोगों ने स्टार्ट किया, या फिर ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में कब आया, या फिर फ्रीडम मूवमेंट इंडिया में कब आया, ये एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हुआ था, इसीलिए उसको डेट से एग्जैक्टली एक साथ लिंक नहीं कर सकते। अब फटाफट से ये पिक्चर देखते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ी है बहुत डिटेल में, क्या बता रही है ये मैंने आपको याद करा दिया है। इसमें से अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मार्क कर लेंगे, चाहे तो साथ में एनसीईआरटी में आप इसे मार्क कर सकते हैं। ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं? शास्त्रज ऑफर कर रहे हैं टू ब्रिटानिका। किसने बनाया है ये फर्स्ट मैप है जो कि बनाया है जेम्स रेनल ने 1782 में। जेम्स रेनल ने ये मैप बनाया है 1782 में, उसका फ्रंटिस्पीस है। अब देखो ये क्या मानते थे कि प्रेपरेशन ऑफ मैप्स जो है एसेंशियल है फॉर द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। इसके अलावा यहाँ पर कि दिखा क्या रहा है, तो देखो यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ था कि ब्रिटानिया क्या चीज सिंबलाइज करती है, अगर ये सवाल आ जाता है, या ये पिक्चर क्या दिखा रही है, तो पिक्चर ये दिखा रही है कि इंडियंस विलिंगली अपने एंशिएंट टेक्स्ट को ब्रिटानिया को दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं आप संभालिए और इंडिया के कल्चर की प्रोटेक्टर बन जाइए। ब्रिटानिया क्या सिंबलाइज कर रही हैं? द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये यहां से बनकर आ सकते हैं, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हमने एक और पिक्चर डिस्कस की थी लिप्टन टी की। ये कौन है हमारे? ये है सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, और उनका नाम है प्रिंस आर्थर। इन्हें बनाया गया था ड्यूक ऑफ कनॉट। अब ये एक पैलेस के सामने खड़े हैं। इसमें क्या दिख रहा है कि ये लोग जो है लिप्टन टी से रिलेटेड है, मतलब रॉयल्टी जो है अक्रॉस द वर्ल्ड ये टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 1922 में हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आई थी ये वाली, और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे रॉयल्टी का नाम यूज करके एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत ज्यादा ब्रांडिंग की जाती थी, और ये पूरी चीज है यहाँ पर दी हुई है। आगे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2 था, वो था विच डेट्स। अब डेट्स क्या होता है? हम लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कंपोज करने के लिए एक कहानी, और ये वैसे अपने आप के हिसाब से नहीं इंपॉर्टेंट होती है, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग इंडिया की ब्रिटिश हिस्ट्री को एक साथ एक कहानी के तौर पर पिरोने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इंडियन ब्रिटिश हिस्ट्री एक गवर्नर जनरल से दूसरे गवर्नर जनरल का जो पूरा टाइम था, वो कब आए, उन्होंने क्या क्या किया, उसके बेसिस पर बेस्ड है पूरी हिस्ट्री। तो यहाँ पर कैसे हम लोग देखते हैं हिस्ट्री किससे, जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखते थे तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट बताते थे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेके लास्ट तक क्या क्या लोग इंपॉर्टेंट थे। अब ये बन जाता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम जो कि है वॉरेन हेस्टिंग्स, इनकी पिक्चर भी है। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे इन 1773। नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट।
लास्ट वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड माउंटबैटन। ये दोनों नाम हम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से याद करके रखने हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं, 1773 में बने हैं। अब यहाँ पर जो पूरी डेट्स होती थी, हम जब विच डेट्स की बात करें कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री बुक्स ना पूरी तरीके से लिंक्ड होती थी अलग अलग एक्टिविटीज, पॉलिसीज और अचीवमेंट्स जो ये पर्सनालिटीज लेकर आते थे। हम लोग एक पूरी स्टोरी वीव करने की कोशिश करते थे, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या किया कि सिर्फ इन लोगों को इंपॉर्टेंट रखा। लेकिन क्या सिर्फ इनकी ही डेट्स इंपॉर्टेंट थी, क्या सिर्फ इनके ही काम इंपॉर्टेंट थे? ऐसा नहीं है। तो आगे जाकर हम लोगों ने हिस्ट्री को रिफाइन करना स्टार्ट किया। आ गए हम इसके थर्ड टॉपिक पर, जो कि है हाउ डू वी पीरियडाइज। एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग इकट्ठा अगर समेट लेते हैं एक पेरिफेरी के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियडाइज करना। अब देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट। 1817 में एक 3 मैसिव वॉल्यूम वर्क आया जो कि है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किसने दिया? जेम्स मिल ने, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये थे इनके 3 पीरियड्स। इस तरीके से इन्होंने डिवीजन किया। ये क्या मानते थे कि जो एशियन सोसाइटीज हैं पिछड़ी हुई हैं, ब्रिटिश रूल जब आएगा तो यहाँ पर सिविलाइजेशन आ जाएगा। जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो उससे पहले यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोग जो डिस्पॉट्स थे वो रूल कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पर ये क्या सोचते थे कि यहाँ पर लोग जो थे रिलीजियस इंटॉलरेंस में रहते थे, कास्ट टबूज थे, सुपरस्टिशंस थे, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता था। और ब्रिटिश जैसे ही आए वो आकर सिविलाइज कर सकते थे इंडिया को। तो इनका क्या वो आइडिया था कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट करेगा प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि पहला प्रॉब्लम ये था कि ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि एक टाइम पर सिर्फ एक फेथ के लोग पूरी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करते थे। एट द सेम टाइम एक टाइम पीरियड पे अलग अलग फेथ के रूलर्स भी हुआ करते थे। तो हिस्टोरियंस ने क्या कहा कि आ जाओ हम लोग दूसरे तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने 3 पीरियड्स बनाए, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसके साथ क्या दिक्कत थी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड था जिसको इन्होंने ब्रिटिश टाइम को सोचा, मॉडर्न वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो है वो क्या दिखाता था कि साइंस में है, यहाँ पर ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, डेमोक्रेसी है। लेकिन ये क्या हमारी कंट्री में ब्रिटिश पीरियड टाइम में देखने को मिलता था? नहीं देखने को मिला था। तो अगेन ये भी पब्लिक डिबेट में आ जाता है। इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके सवाल भी हमने अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम को फिर क्या बोले। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में मॉडर्न के साथ हमें प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई प्रोग्रेस और मॉडर्न चीजें नहीं आ रही थी। तो हम लोग देखते हैं इस टाइम पीरियड को कहा गया कॉलोनियल टाइम पीरियड। कुछ लोगों ने, कुछ हिस्टोरियंस ने इसे कॉलोनियल बोलना स्टार्ट किया। तो कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल रेफर्स टू ब्रिटिश रूल। अब वो एक ऐसा टाइम जब यहाँ पर हमारी वैल्यूज में, टेस्ट में, कस्टम्स में, सब में चेंजेस आने लगे। हम क्या देखते हैं जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे या हम आगे भी पूरी किताब को पढ़ने लगेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने आके लोकल नवाब्स को सब्जुगेट, डोमिनेट करने की कोशिश की थी। और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, जैसे इन्होंने इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर कंट्रोल लगाने की कोशिश की, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, गुड्स खरीदते थे लो प्राइसेस पर। उसके अलावा ये लोग अपनी पसंद की क्रॉप्स को उगाते थे, उन्हें एक्सपोर्ट करते थे। हम क्या देखते हैं, एक डेफिनेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म आती है बाहर इस पार्ट से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When the subjugation of one country by another leads to any kind of changes which are political, economic, social and cultural, it is referred to as colonialization. इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ डू वी नो। तो हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलेगा या पता कैसे चलता आया है। तो इसमें 3 चीजें हैं। 250 साल पुरानी हिस्ट्री को हम लोग कैसे देखते हैं? ब्रिटिशर्स की लेंस से देखते हैं एक बार के लिए। सबसे पहला क्या था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था हमारी कंट्री में, वो रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करते थे। इस पार्ट में मैम को 4 चीज़ें बताई थी कि रिकॉर्ड कभी भी प्रोड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले चीज़ को लिखेंगे, उसे प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ ये थी कि हम उसे इस हैंडराइटिंग में लिखेंगे कि वो साफ सुथरी और सुंदर हो। और चौथी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि हम लोग जब भी इसको एक बार लिखेंगे तो उसकी सिर्फ एक कॉपी नहीं बल्कि मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। अगर ये 4 चीज़ें आपको याद हो जाती है तो इस फॉर्मूला से आप इस पूरे पार्ट को बहुत आसानी से याद कर सकते हो।
ब्रिटिश क्या बिलीव करते थे? इन द एक्ट ऑफ राइटिंग। वो जो भी चीजें होती थी, सारे इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, ये वो सब कुछ लिखते थे। अब उसको प्रिजर्व करने के लिए ये क्या करते थे, ये हर ऑफिस के पास में, तहसीलदार के ऑफिस, कलेक्टरेट के पास में, लॉ कोर्ट्स वगैरह वगैरह, हर जगह के पास में क्या बना देते थे, एक इंपॉर्टेंट जगह, और इसे ये लोग कहते थे रिकॉर्ड रूम्स। रिकॉर्ड रूम्स का कल्चर आया, सब कुछ यहाँ पर डलने लगा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी में इसको सुंदर लिखने में आने लगे, और वो कौन है? रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो स्पेशलाइज करते हैं इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर ये सब कुछ भी होने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक, अर्ली 19th सेंचुरी में कैलीग्राफिस्ट लिख रहे थे, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक कल्चर आने लगा ऑफ प्रिंटिंग। तो जैसे जैसे स्प्रेड होने लगी प्रिंटिंग, हम लोग एक ही रिकॉर्ड की मल्टीपल कॉपीज बनाकर उसकी प्रोसीडिंग्स को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में डालने लगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमें मेमोज दिखते हैं, नोटिंग्स दिखते हैं, रिपोर्ट्स दिखते हैं, ये सारी चीजें दिखती हैं। और इसके इन्होंने यहाँ पे आर्काइव्स और म्यूजियम्स भी बनाए। अब अगेन एक पिक्चर आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स बनाया गया कहाँ पर? वाइस रीगल पैलेस के पास में। जब दिल्ली बिल्ड हो रहा था तो यहाँ पर वाइस रीगल पैलेस के पास में म्यूजियम और आर्काइव्स बनाया गया। इससे क्या पता चलता है कि ये जगह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे जाते हैं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कब आया इन एग्जिस्टेंस? 1920s में। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इससे आता है, इमेज से आता है। आगे बढ़ते हैं और इसका जो दूसरा सब पार्ट है ऑफ हाउ डू वी नो, वो है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सर्वेज लेते थे अलग अलग चीज़ों के। क्यों लेते थे? क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर हम लोग कभी भी पूरे मतलब इंडिया को या किसी भी जगह को एडमिनिस्टर करना चाहते हैं इफेक्टिवली, तो उसके लिए हमें उस जगह के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता लगाने का क्या तरीका है? सर्वे कंडक्ट करा के। किस किस तरीके के सर्वेज होते थे? विलेज में होते थे रेवेन्यू सर्वेज। उसके अलावा टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, क्रॉपिंग पैटर्न, फ्लोरा फौना, लोकल हिस्ट्री, इस तरीके की चीजें जानने के लिए अलग अलग तरीके के सर्वेज कंडक्ट कराए जाते थे। एंड ऑफ 19th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं सेंसस ऑपरेशन आने लगा। सेंसस यानी कि हम लोग जब काउंट करते हैं पीपल, जनगणना जिसे हम कहते हैं। अब इसमें हम क्या क्या देखते थे? प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, हर प्रोविंस ऑफ इंडिया में होते थे, और कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन वगैरह से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश भी की जाती थी। अब मुझे बताइए कि हम लोग यहाँ पर सर्वेज के, इन सर्वेज के अलावा और कौन से सर्वेज के बारे में पढ़ के आए थे? तो हम पढ़ के आए थे अबाउट बोटानिकल, जूलॉजिकल, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, और इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वेज। बोटानिकल गार्डन्स और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स जो हैं, ये ब्रिटिश इसको प्रिजर्व करने लगे, बनाने लगे, और यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंस आकर कलेक्ट भी करने लगे। स्पेसिमेंस क्या होता है? स्पेसिमेंस यानी कि सैंपल। अगेन ये पार्ट आता है इस पिक्चर से। ये किस चीज की पिक्चर है? कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल की। ये कब बनाई गई? 1770s में हम लोग देखते हैं बोटानिकल गार्डन्स और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स ये क्या होते हैं मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये भी आने लगे। यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंस कलेक्ट करके हम देखते हैं, और लोकल आर्टिस्ट को कहा जाता था कि आप इनकी ड्राइंग्स बनाओ। ये ब्रिटिशर्स क्यों कलेक्ट कर रहे थे? हिस्टोरियंस इस तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकालते थे, रिसोर्सेज समझते थे हमारी कंट्री के। इसके अलावा सर्वेइंग का एक और इम्पॉर्टेंट पिक्चर यहाँ पर है, और वो ये है कि देखो यहाँ पर सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स पीछे खड़े हुए हैं, और जितनी भी चीज़ें इन लोगों को यूज़ करनी है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने आगे फोरग्राउंड में रख दिए हैं। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मैपिंग और सर्वेइंग ऑपरेशंस चल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पर? इन बंगाल। ये किसने बनाई है? जेम्स प्रिंसेप ने बनाई है। और कब बनाई थी? 1832 में। अगेन वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बोली वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत साइंटिफिक तरीके से प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका एक पार्ट देखते हैं ऑफ कोलोनियलाइजेशन। अब कोलोनियलाइजेशन का देखो पूरा एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। 18th सेंचुरी में इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी बनाया गया। कोलोनियलाइजेशन की वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनने लगे, सेपरेट रिकॉर्ड रूम्स बनने लगे प्रिजर्व करने के लिए। उसके साथ हम देखते हैं कि उन्होंने सर्वेस कंडक्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अब हम एक आगे इसमें पार्ट पढ़ेंगे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको क्या नहीं बताते हैं। तो वो सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्रिटिश का पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताते। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमको कहाँ से पता चलता है? लोकल बुक से, पोम से, और वो सारे सोर्सेज जो कॉलोनियल पीरियड में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का पार्ट नहीं होते थे।
तो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हम लोगों को वो सारी चीजें बताएंगे जो ऑफिशियल्स हमको बताना चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स हमको बताना चाहते थे, वो चीजें जो वहाँ के लोकल लोग सोच रहे थे, जो लोकल लोगों के आइडियाज थे, उनके सारे एक्शंस के रीजंस थे, वो नहीं बताते। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर हम लोग किसी कंट्री में के लोग क्या सोच रहे थे या उनके एक्शंस के पीछे क्या आइडियाज थे, ये सब समझने के लिए हम क्या क्या रेफर कर सकते हैं, डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि जो लोग रिलीजियस पर्पसेस के हिसाब से घूम रहे हैं, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, पॉपुलर बुकलेट्स, जो सब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा हमारे पास अवेलेबल होती हैं। प्रिंटिंग उस टाइम पर इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो न्यूज़पेपर में से जो भी रिपोर्ट्स आते थे, आर्टिकल्स आते थे, हम उसको भी देख सकते हैं। रीडर्स और रिफॉर्मर्स क्या लिखते थे, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए लिखते थे, और पोएट्स और नॉवेलिस्ट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखते थे। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री, इसमें हम लोग अभी भी इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि ये सिर्फ लिटरेट लोग लिख पाते थे, तो ये उनका पार्ट बताती है। क्या हम लोग उन लोगों के बारे में, जैसे कि ट्राइबल्स जो हैं या पेजेंट्स हैं या वर्कर्स ऑफ माइंस हैं, पुअर जो लोग स्ट्रीट्स पर रहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को कैसे समझेंगे, तो हम लोग इसको समझेंगे बाय द स्टोरी टेलिंग, या अलग अलग तरीके से जो मोड्स हमारे पास रिकॉर्ड्स, ओरल ट्रांसमिशंस रखे हुए हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जब हम लोग लोकल बाजार्स में जो किताबें वगैरह होती थी और कैसे हमने इस सब चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया, ये पूरी जर्नी हम इस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में कवर करने वाले हैं, और आगे भी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कवर करते हुए चलेंगे। लास्ट पार्ट है ये पिक्चर है। अब ये चीज़ हम जो व्हाट डू दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल का एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये जो पिक्चर है इसका नाम है म्यूटिनस सिपॉइज शेयर द लूट। ये 1817 का जो रिबेलियन है, द रिबेल ऑफ 1857, बहुत फेमस होता है, ये हमारे चैप्टर की तरह भी आएगा। तो यहाँ पर ये इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस पिक्चर का। अब ये ना बहुत जगह पर यूज़ होती है। ये क्या दिखा रही है कि ये सब लोग ग्रीडी हैं और ब्रिटिश ऑफिशियल्स बेचारे बहुत हमें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन म्यूटिनियस क्यों इन्हें कहा गया है, क्योंकि इन्होंने रिबेल करा है। क्यों रिबेल किया था, क्या ये सच में गलत थे, ये सारी चीज़ें हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई सिर्फ इसी के हिसाब से रिबेल ऑफ 1857 को जज करने लग जाए तो वो मिसअंडरस्टैंड कर सकता है इंडियन सिपॉइज के इंटेंशंस को। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं और यहाँ पर हमारे ये चैप्टर खत्म भी हो जाता है। तो दिस वॉज अ क्विक समरी, क्विक रिविजन ऑफ एवरीथिंग दैट वीव अंडरस्टूड एंड लर्नड इन दिस चैप्टर। आई होप यू enjoyed the journey. I hope you enjoyed this quick revision. Also, just remember that there is no shortcut to hard work. तो हार्ड वर्क करते रहो, अच्छे से अपने आप सब कुछ याद होता जाएगा। हिस्ट्री लंबी कहानी है और उसके साथ साथ पूरी एसएसटी एक बढ़िया जर्नी है जो साथ में मिलकर हम लोग तय करने वाले हैं। चलो मिलकर पढ़ते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। बाय बाय।